गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का 10th डे, 10वां दिन, और आज हम शुरुआत करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की समष्टि अर्थशास्त्र, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं। देखिए, पहला प्रश्न लिखिए, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? What do you mean by macroeconomics? Write the subject matter. इसकी विशेष सामग्री बताइए। या ऐसा भी आ सकता है कि What do you mean by macroeconomics? Write the scope of macroeconomics. समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसका क्षेत्र बताइए। लिखिए। A branch of macro economics is a branch of economics. समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है इन विच होल इकोनॉमी, WHOLE, होल इकोनॉमी आर स्टडीड, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संसाधनों के पूर्ण रोजगार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में संसाधनों के पूर्ण रोजगार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। In macroeconomics, we studied the problems of full employment of resources in the economy, full employment of resources in economy। अर्थव्यवस्था में संसाधनों के पूर्ण रोजगार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इट मीन्स अर्थात इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में macroeconomics studied about the whole universe। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण होल इकोनॉमी, नॉट यूनिवर्स, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर लिख लो, मालूम पड़ जाएगा आपको। विषय सामग्री, हेडिंग डाल लो, विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अध्ययन। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अध्ययन। एरो लगा के लिखिए।
इन मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में we studied about the methods of national income. राष्ट्रीय आय में मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की विभिन्न माप के ढंगों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय के विभिन्न माप के ढंगों का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड, उत्पादन तथा रोजगार स्तर, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन और रोजगार स्तर। ऑल दोज एक्टिविटीज, इसमें लिखो, वे समस्त क्रियाएं which are determined the production and employment are studied in macroeconomics. वे समस्त क्रियाएं जो उत्पादन तथा रोजगार के स्तर को निर्धारित करते हैं, वे समस्त क्रियाएं जो उत्पादन और रोजगार के स्तरों को निर्धारित करते हैं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग, टोटल सप्लाई कुल पूर्ति, टोटल कंजम्पशन कुल उपभोग, टोटल इन्वेस्टमेंट कुल विनियोग, टोटल सेविंग कुल बचत एसेट्रा आदि। एसेट्रा आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यष्टि मतलब तो माइक्रो और समष्टि मतलब मैक्रो, ठीक है। तीसरा लिखो, वितरण के सिद्धांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के सिद्धांतों का अध्ययन। स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। There are some wide economic principle of distribution. वितरण के कुछ व्यापक आर्थिक सिद्धांत हैं। There are some wide economic principles of distribution. वितरण के कुछ व्यापक आर्थिक सिद्धांत हैं। Who show the, जो इस बात को प्रकट करते हैं कि हाउ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को विभिन्न साधनों में कैसे बांटा जाए। Who show that how national income is distributed in the sources of production, उत्पादन के साथ राष्ट्रीय आय को विभिन्न साधनों में कैसे बांटा जाए। How national income is distributed in various factors of various factors. अगला पॉइंट, आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन, आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन। In macroeconomics, we studied about the problems of economic growth. समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। We studied the problem of economic growth
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। इंटरनेशनल मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इज स्टडीड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत एंड फ्री बिजनेस पॉलिसी तथा स्वतंत्र व्यापार नीति एसेट्रा आर स्टडीड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। निरंतर वस्तु की कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। कंटिन्यूसली इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, एंड कंटिन्यूस डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी तथा वस्तु के मूल्य में निरंतर कमी आना इज शो द प्राइस डिफ्लेशन, मनी डिफ्लेशन, वह मुद्रा संकुचन को दर्शाता है। द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इज डिक्रीजेस, इससे उत्पादन तथा रोजगार का स्तर गिरता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड अबाउट मनी इन्फ्लेशन एंड मनी डिफ्लेशन। समष्टि अर्थशास्त्र मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। और देख लेते अपन। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का बताया। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। वैसे इसमें से इतना आता नहीं है, और देख लेते हैं हम। समष्टि अर्थशास्त्र बता दिया आपको, इसका स्कोप बता दिया। एक प्रश्न लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए।
कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, कॉलम खींच लीजिए, सीरियल नंबर, क्रमांक, बेस, आधार, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अध्ययन, स्टडी। इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडीड, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो में, व्यष्टि में, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडीड। और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। होल इकोनॉमी, WHOLE, होल इकोनॉमी आर स्टडीड, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अजम्पशन, मान्यता, या बेस्ड लिख सकते हैं, आधारित। बेस्ड लिख दो, बेस्ड, BASED, बेस्ड, आधारित। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। माइक्रो, इट इज बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट अजम्पशन। इट इज बेस्ड ऑन यह वो पूर्ण रोजगार था, यह अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लिख दो। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, यह पूर्ण रोजगार की सिद्धांत की मान्यता पर आधारित नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम, प्रमुख समस्या। पहले वाले में लिखिए, द सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्राइस फिक्सेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन। इसकी केंद्रीय समस्या या इसकी प्रमुख समस्या कीमत निर्धारण है। और इधर द मेन प्रॉब्लम इज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण है। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। बेनिफिशियल, लाभदायक। इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल पर्सन्स, यह व्यक्तिगत लोगों के लिए लाभदायक होती है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स, यह व्यक्तिगत के लिए लाभदायक होती है। और इट इज़ बेनिफिट फॉर गवर्नमेंट, यह सरकार के लिए लाभदायक होती है। एप्लीकेबल, लागू होना। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स, यह व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू होती है। और इधर लिख देंगे, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन होल इकोनॉमी, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होती है। स्कोप, द स्कोप इज नैरो, इसका क्षेत्र पॉइंट है क्षेत्र, इसका क्षेत्र सीमित होता है। द स्कोप इज नैरो। और इधर लिखिए, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। द स्कोप इज वाइड। सिंपल, सरल।
दिस एनालिसिस इज वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल एनालिसिस, यह सरल विश्लेषण है, और या इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, यह जटिल विश्लेषण है। मेन इक्विपमेंट, मुख्य उपकरण, मुख्य उपकरण, मेन इक्विपमेंट, इधर लिखिएगा पहले में, द मेन इक्विपमेंट इज डिमांड एंड सप्लाई, इसके मुख्य उपकरण मांग व पूर्ति है। और इधर सेकंड में, द मेन इक्विपमेंट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें लिखिए अगला, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं। लिखिए, फर्स्ट, आई जैसे बनाते हैं वैसे लिखिए, फर्स्ट कंजम्पशन गुड्स, उपभोग वस्तुएं, व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन गुड्स? उपभोग वस्तुएं किसको बोलते हैं? ऐसी वस्तुएं, दोज गुड्स विच आर फाइनली यूज्ड बाय द कंज्यूमर, जो अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, विच आर फाइनली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, इज कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स, उसे उपभोग वस्तुएं कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स, उपभोग वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है ड्यूरेबल गुड्स और एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एक होता है टिकाऊ वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं ड्यूरेबल गुड्स, लिखो इसको, टिकाऊ वस्तुएं किसको होता है? ड्यूरेबल गुड्स। दोज गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो लंबे समय तक बनी रहती हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, who fulfill the human want for long term period, जो मनुष्य की आवश्यकता को दीर्घ काल तक पूरा करती है। who fulfill the consumer's wants for long term period, जो उपभोक्ता की आवश्यकता को दीर्घ काल तक पूरा करती है, इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स, उसे टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी, कार, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी, कार, स्कूटर एसेट्रा आदि। और दूसरा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गैर टिकाऊ वस्तुएं,
नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गैर टिकाऊ वस्तुएं लिखो। दोज गुड्स हुज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ऐसी वस्तुएं जिनका जीवन बहुत छोटा होता है। हु फुलफिल द कंज्यूमर वांट्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को अल्पकाल के लिए पूरा करती है। हु फुलफिल द कंज्यूमर वांट्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को कम समय के लिए पूरा करती है, अल्पकाल के लिए। जस्ट लाइक स्टेशनरी, जैसे स्टेशनरी, फूड मटेरियल, खाद्य सामग्री, सॉप, पेस्ट, साबुन, पेस्ट, फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल, सब्जियां, एसेट्रा, नॉन ड्यूरेबल आइटम, ये सब गैर टिकाऊ आइटम होते हैं, वस्तुएं। अब फर्स्ट करके लिखा था, ये दो लिख दिए, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। अब सेकंड लिखिए, डबल आई कर दो, आई। सेकंड, प्रोड्यूसर गुड्स, उत्पादक वस्तुएं। प्रोड्यूसर गुड्स, उत्पादक वस्तुएं। दोज गुड्स, ऐसी वस्तुएं विच आर प्रोड्यूस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। हु मैन्युफैक्चर और हु प्रोड्यूस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन वांट्स, जिनका उत्पादन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स, उसे उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, उत्पादन वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। ए बी करके लिख दो, 1 2 करके लिख दो, आपकी मर्जी। नंबर 1, मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। अर्धनिर्मित वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। अर्धनिर्मित वस्तुओं को आदि जो बनी है मीन्स दोज गुड्स विच आर अंडर प्रोसेस, ऐसी वस्तुएं जो प्रक्रियाधीन होती है, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। अ प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म, जैसे फर्म का एक उत्पादन is used as a raw material, is used as a raw material for the another firm। एक फर्म का उत्पादन दूसरी फर्म के द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इज कॉल्ड मीडिएटरी गुड्स, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। है ना, एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदती है पर बेचने के लिए नहीं, वापस रिप्रोडक्शन के लिए, पुनः उत्पादन के लिए खरीदती है, वो मध्यवर्ती वस्तु है। इसमें जैसे गुड्स परचेज बाय रिटेलर, जैसे
फुटकर व्यापारी द्वारा माल खरीद को क्रय करना। क्या होता है बेटा? मतलब दोज गुड्स विच आर, ऐसा लिख दो, बहुत अच्छा वो लिखा हूँ, दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस, ऐसी वस्तुएं जो पुनः विक्रय के लिए खरीदी जाती है, दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। For example, retailer purchase goods from wholesaler and sold to the customer. फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से माल खरीदता है और ग्राहक को माल बेचता है। Then goods purchased for retailer is intermediate goods. जो फुटकर व्यापारी द्वारा माल खरीदा गया वो क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु है। वो फाइनल कंज्यूम नहीं कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है, उसका रीसेल पर्पज से खरीदी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लो बी, पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, लिखो पूंजीगत वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से होता है। कैपिटल गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच आर यूज्ड, पूंजीगत वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से होता है जो जिनका प्रयोग वस्तु के उत्पादन में किया जाता है, विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, जिसका उपयोग वस्तु के उत्पादन में किया जाता है, इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, उसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स। पूंजीगत वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक फिक्स कैपिटल स्थिर पूंजी और दूसरा वर्किंग कैपिटल या फ्लेक्सिबल कैपिटल परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील, फिक्स कैपिटल एंड फ्लेक्सिबल कैपिटल। Fixed capital are those capital which are durable and runs for long term period. स्थिर पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से होता है जो अधिक समय तक चलने वाली होती है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एसेट्रा, जैसे भवन, प्लांट, मशीन आदि लॉन्ग टर्म तक चलती है, दीर्घकाल तक, वो कैपिटल गुड्स हो गया। जबकि परिवर्तनशील पूंजी में कच्चा माल और अर्ध निर्मित माल को शामिल किया जाता है। दूसरा लिखेंगे वेरिएबल कैपिटल इंक्लूड्स द रॉ मटेरियल एंड कच्चा माल एंड और अर्धनिर्मित माल, गुड्स अंडर प्रोसेस। ये हमारा वेरिएबल कैपिटल होते हैं, परिवर्तनशील पूंजी होती है। ठीक है, अब लिखिए आप अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट। अंतिम उत्पाद
फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद से आशय ऐसी वस्तुओं से होता है विच आर फाइनली यूज बाय द कंज्यूमर, जिसे अंतिम रूप से ग्राहकों द्वारा, उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है। विच आर नॉट यूज बाय द इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल, जिसे कारखानों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। विच आर नॉट यूज बाय द इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल, जिसे कारखानों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। Only final goods is included in the calculation of national income. राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तु के उत्पादन को ही शामिल किया जाता है। Only final goods are included in the calculation of national income, है ना। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम स्टॉक। ठीक है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र एंड कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के अवधारणा समाप्त होता है। अब यहाँ से एक चैप्टर हम चलाते हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, मेजरमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, लिख देते हैं यहाँ भी। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कवर कर लेते हैं अभी इसमें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी नेशनल इनकम के अंतर्गत। आज पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर दें, बाद में आपको सब चीज़ समझ में आएगी। लिखिए पॉइंट नंबर, राइट शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीडीपी एमपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ऐसे लिखते हैं इसको। नंबर फर्स्ट, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लिखिए
जीडीपी, ग्रॉस, एरो लगा के लिखे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, पहले इंग्लिश में लिख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ the final goods and services produced during a year within the domestic territory, TERRITORY, territory of a country, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। हिंदी वाले लिख ले, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मालूम पड़ा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू of the final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country, एक देश की घरेलू सीमा में। ठीक है, इसकी विशेषताएं लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1, देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in domestic territories of a country is included. It's so the gross price of measurement, यह उत्पादन के सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है। इट मीन्स, अर्थात डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, इसमें मूल्यह्रास शामिल रहता है जीडीपी में। तीसरा, जीडीपी इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टडीड, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। द मार्केट प्राइस ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। इट इज रिलेटेड विथ वन फाइनेंशियल ईयर। यह एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होती है। इट इज रिलेटेड विथ वन फाइनेंशियल ईयर। यह एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होती है। ठीक है, ठीक है। अब अगला कीजिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी। जीडी की जगह, जीडीपी की जगह क्या कर देंगे हम? सेकेंड लिख रहे हैं, जीएनपी। ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह नेशनल। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू की जगह क्या आ जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लिखो। जीएनपी इंक्लूड्स बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत एक देश की घरेलू सीमा में जीएनपी एट एमपी इज the market value of final goods and services, the market value of the final goods and services produced within the domestic territories of a country, domestic territories of a country by the normal residents during an accounting year, along with net factor income earned from abroad. Net factor income earned from abroad। लिखो। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का जोड़ है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का जोड़ है। क्या लिखा मालूम पड़ा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ द कंट्री बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर along with the net factor income earned from abroad। विदेशों से क्या लिखा? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा
एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है। ठीक है, जीएनपी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फार्मूला लिखूं क्या? लिख देते हैं। जीएनपी मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है भाई, अब लिख लो। अच्छा, ये समझा दूँ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिख लो। अगला मेन पॉइंट डाल लो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा पॉइंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये किसको बोलते हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, हालांकि है कुछ भी नहीं। इसका एक फार्मूला लिख दो तो मालूम पड़ जाएगा। लिखो, पहले लिखो इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। If the net factor income from abroad is positive, यदि यह धनात्मक होती है यदि विदेशों से शुद्ध आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इज मोर देन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज मोर देन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। इफ
इट इज़ नेगेटिव, यदि यह ऋणात्मक होती है, देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज लेस देन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad is equal to विदेशों से प्राप्त साधन शुद्ध आय बराबर क्या होता है? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट फैक्टर इनकम earned by resident of the country from abroad, resident of the country from abroad माइनस देश के निवासियों द्वारा देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित साधन आय माइनस गैर निवासियों द्वारा माइनस गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन आय फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन resident of India in the country या फिर नॉन रेसिडेंट्स इन द कंट्री। सुन लो, अगर बारीक अक्षर नहीं दिख रहे हैं तो वैसे आप सुन लीजिए। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन द कंट्री, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन द कंट्री। अब देखिए बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसको बोलते हैं? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम अब्रॉड, हमारे देश के जो रेसिडेंट है, निवासी है, उनके द्वारा विदेशों में अर्जित साधन आए, उसमें से माइनस।
अपनी कंट्री में जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों ने, NRIs, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, NRIs ने जो पैसा कमाया हमारे यहाँ पर, वो चीज़ माइनस हो जाएगा। गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन है वो माइनस कर दिया, तो क्या बच जाएगा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एक एग्जांपल बताऊं, हमारे इंडियंस ने फॉरेन में अर्न किया 2000 करोड़, 2000 करोड़, और फॉरेनर्स ने इंडिया में आकर अर्न किया 500 करोड़, तो क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 2000 करोड़ माइनस 500 करोड़ इसका टू 1500 करोड़। पॉजिटिव है तो अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते, इतना हो गया। बाकी इसी चैप्टर को हम थोड़ा जो अच्छी तरीके से समझाना है, नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय है, कल भी कंटिन्यू रहेगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।